हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। मेरा नाम सीए मानव कुमार मिश्रा है, ठीक है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी, चाहे आपके क्या कहते हैं बोर्ड्स के एग्जाम हो, प्री बोर्ड्स हो, क्लास टेस्ट हो, हर जगह से जब ये इस चैप्टर में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब समझो कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखो, सबसे पहले ना इसकी, अगर आप इसको समझना है ना, तो आप इसको शुरुआत अपने घर से करो। आप देखते हो कि जब आपके फैमिली में, जैसे कि आपके फादर या मम्मा हैं, वो उनकी सैलरी आती है, ठीक है ना। तो उस सैलरी को हम लोग प्लान कर रहे होते हैं कि सबसे पहले ये प्लान करते हैं कि कितना पैसा आएगा। मम्मा की कितनी सैलरी आएगी, पापा की कितनी सैलरी आएगी, बड़े भाई बहन की कितनी सैलरी आएगी, नहीं ऐसे करके हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में कितना रिसीट आया। और फिर हम देखते हैं कि हमें उनको इस पूरे मंथ में कहां कहां खर्च करना है, इस पूरे मंथ में कहां कहां खर्च करना है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपने अपने परिवार में दो चीजें देखी कि पैसा महीने में कहां पे आए, कहां कहां से आएगा, और ये पैसा कहां कहां खर्च होगा, ठीक है ना। तो दिस मंथ इज कॉल्ड बजटेड पीरियड और दिस पैसा इज कॉल्ड बजटेड रिसीट, जो पैसा आ रहा है और जहां जहां आप खर्च कर रहे हो उसी को हम लोग बोलते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। और सिमिलरली ये जो देश है एक बड़े परिवार की तरह है, ठीक है ना। और इस परिवार के मुखिया कौन है, जो परिवार को चलाने वाले, देश को चलाने वाले लोग कौन है, हमारी चुनी हुई सरकार है, ठीक है ना। और हमारी चुनी हुई सरकार जो है हर साल क्या करती है, बजट बनाती है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाती है, ठीक है। और इंडिया में जो बजट प्रेजेंट किया जाता है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेड करती हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है ना। इंडिया के अंदर अगर मैं देखूं कि बाय कस्टम फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट प्रेजेंट करती है ऑन 1 फेब, हर साल 1 फेब। इवन भले ही उस दिन संडे हो, वो बजट प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपने इस बार देखा था, ठीक है। एक बार बजट जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ, उस पर डिस्कशन हुआ, ठीक है ना। उनकी कॉपीज दोनों हाउसेज में रखे जाते हैं, ठीक है ना। और फिर वहां से क्या होता है, वो बजट जो है वो अपकमिंग ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। मैंने बोला अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो जो बजट है वो कौन सा पीरियड को कवर करता है, फाइनेंशियल ईयर को, यानी कि फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च के पीरियड को कवर करता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि कोई बजट 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, तो ऑब्वियस ही बात है वो 1 अप्रैल से पहले ही क्या हो जाना चाहिए, प्रेजेंट हो जाना चाहिए। इसीलिए 1 फेब को उसको प्रेजेंट किया जाता है और 1 अप्रैल से वो क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अगर हम बजट की बात करें तो देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद आती है म्यूनिसिपैलिटी यानी कि लोकल अथॉरिटीज, पंचायत वगैरह आती हैं, और बहुत सारी सरकारी डिपार्टमेंट्स आते हैं। और इन सभी सरकारी डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के अपने अपने बजट्स होते हैं। मगर हमारे सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यूनियन बजट को कवर किया गया है, ठीक है। तो हमें इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन का बजट कवर करना है। यूनियन बजट बोले तो बच्चों जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बजट बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इतना सारा समझाया, तो अगर एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज बजट, तो आप क्या लिखोगे, तो एक लाइन में, ठीक है, यहां पे लिख के दिखाया मैंने, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट है जो सालाना बनेगी, एनुअली बनता है। एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आइटम वाइज एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। फ्यूचर का हम बस अनुमान लगा सकते हैं ना, श्योरली तो नहीं कह सकते। तो अपकमिंग ईयर में कितना, कहां कहां से मेरे को पैसे आएंगे और इनको मैं कहां कहां से खर्च करूंगा, कहां कहां पे एक्सपेंड करूंगा, इसका अनुमान हम लगाते हैं बजट स्टेटमेंट में। तो भैया ये आइटम वाइज का क्या मतलब, आइटम वाइज का मतलब कि सेक्टर वाइज कौन कौन से सेक्टर से कितना कितना पैसा आने वाला है, ऐसे करके हम लोग एस्टिमेट करते हैं। काफी डिटेल्ड होता है, ठीक है। अब समझना कि इन सभी के बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल आता है वो क्या आता है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का क्या कंपोनेंट है, ठीक है। मैं आप लोगों को इस पूरे लेक्चर्स में कंप्लीट 100% हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इतने सिंपल लैंग्वेज जो कि आप नॉर्मली बात करते हुए समझ सकते हो, और वही एग्जाम में लिख के आना, अच्छे से मार्क्स हो जाएंगे। इस चैप्टर को रटने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है ना। तो जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को कवर करोगे उतना इजीली आप उसको एग्जाम में जाके लिख पाओगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट बजट है 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। कितने पार्ट में बटा हुआ होता है, 2 पार्ट में। वन इज
रेवेन्यू बजट एंड अदर इज कैपिटल बजट। सो कंपोनेंट, अब कितने कंपोनेंट है गवर्नमेंट बजट के? दो कंपोनेंट है, वन इज रेवेन्यू बजट एंड अदर इज कैपिटल बजट। ठीक है, अगर मैं इसको फिर फर्दर एक्सप्लेन करूं तो रेवेन्यू बजट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेवेन्यू से पैसा, मतलब कहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट क्या है, और इनको हम कहां खर्च कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो रेवेन्यू गवर्नमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं? गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट, वन इज रेवेन्यू बजट एंड अदर इज कैपिटल बजट। फिर इसको हम फर्दर आगे बढ़े तो इस रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट के भी फर्दर दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज रिसीट एंड अदर इज एक्सपेंडिचर। इसीलिए देखोगे रेवेन्यू बजट में आ गया रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में आ गया कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही है, अब समझो बच्चों, पहले हम रेवेन्यू बजट को समझते हैं। देखो बच्चों, रेवेन्यू बजट में दो आइटम आते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, इसके दो पार्ट हैं, एक है रिसीट पार्ट एंड अदर इज एक्सपेंडिचर पार्ट। जब मैं बात करूं रेवेन्यू रिसीट की, तो ये सरकार की जो एनुअल कमाई है उसके बारे में बात करता है कि सरकार की पूरे साल भर में कितनी इनकम है, ठीक है ना, कितनी इनकम है। तो सरकार की जब हम टोटल इनकम को देखते हैं ना, तो इस टोटल इनकम को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, सरकार की जब हम टोटल इनकम को देखते हैं तो इस इनकम को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं? दो पार्ट में। वन इज इनकम जनरेटेड, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। सरकार जो टैक्स इंपोज करती है उस टैक्स से सरकार की कितनी कलेक्शन हुई है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, है ना। रेवेन्यू मींस इनकम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स रेवेन्यू। एंड टैक्सेस के अलावा भी सरकार की बहुत सारे इनकम के सोर्सेज हैं, तो टैक्सेस के अलावा जो सरकार की कमाई हो रही है उसको, उन सबको हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। समझ में आ गया? ठीक है, देखो अब हम पहले समझते हैं टैक्स रेवेन्यू को और फिर समझेंगे हम लोग किसको? नॉन टैक्स रेवेन्यू को। देखो बच्चों, यहां पे जैसा कि आपको नजर आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू का मैंने मतलब क्या बताया? टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट। अगर आप पे टैक्स लग रहा है ना, तो आपको वो पे करना ही पड़ेगा सरकार को। भैया कई तो नहीं पे करते हैं ना, वो चोरी कर लेंगे ना। तो बेटा जिस दिन सरकारी डिपार्टमेंट का नोटिस आया, वो पीछे से सारा इंटरेस्ट समेत वो वसूल लेती हैं। तो कायदा क्या कहता है कि कायदा आप अपने इनकम को एस्टिमेट करो, उस पर टैक्सेस पे करो, ठीक है ना, टू अवॉइड ऑल दोस पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड ऑल। क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, है ना, इसीलिए। तो देखो बच्चों, टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट, यानी अगर आप पे टैक्स लगा तो आपको कंपल्सरी ही पेमेंट करनी पड़ेगी। कंपल्सरी पेमेंट किस चीज पे लगता है? इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। कौन लगाता है? सरकार लगा रही है, ठीक है ना। किस चीज पे? ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस यूनिट्स। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और बिजनेस यूनिट्स हैं उनके इनकम पे लगता है, ठीक है ना। जो इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। इंडिविजुअल बोले तो सीए मानव कुमार मिश्रा, राम, रहीम, है ना, जैकब, इन सब की, ये सब इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, है ना। तो इन सब की जो इनकम पे लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उन सबको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। और सिमिलरली बिजनेस हाउसेज हो गए, जितने भी बिजनेस है, एंटरप्राइजेज, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं बड़े बड़े नाम ले लेता हूँ, रिलायंस हो गया, अडानीज हो गए, टाटा हो गए, बिरलाज हो गए, इन सब की इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो यहां से आपने समझा कि डायरेक्ट जो इनकम टैक्स के दो एग्जांपल बोलूं तो एक हो गया आपका क्या कहते हैं इनकम टैक्स, और एक हो गया आपका प्रॉपर्टी टैक्स। गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यू के दो एग्जांपल हो गए। अभी और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन पे भी टैक्स लगता है। कैपिटल एप्रिसिएशन बोले तो आपने एक सपोज करो कि एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख की, 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई है 60 लाख रुपीस। तो ये जो 10-50 लाख का कैपिटल जो वैल्यू बढ़ी है आपके कैपिटल एसेट की, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। और सरकार इस बढ़ी हुई वैल्यू पे टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसके अलावा सरकार जो है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार होता है हमारे देश में, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज पे भी टैक्स कलेक्ट करती है। सही है। तो देखो बच्चों, इसीलिए मैं जितने भी सरकार के टैक्स कलेक्शंस हैं मैं उनको दो टाइप्स में बांटता हूं। यानी कि सबसे पहले मैंने कहां से शुरुआत किया? कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट से, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। हम रेवेन्यू में आए तो वहां पे हमने बोला रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हम नीचे आए रेवेन्यू रिसीट में, और मैंने बोला कि जो रेवेन्यू रिसीट है सरकार के दो टाइप की होती हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। और अब मैं टैक्स रेवेन्यू को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं कि टैक्स रेवेन्यू भी दो टाइप की होती है, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्सेस आर टू टाइप्स,
वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को शॉर्ट में प्यार से हम डीटी बोल देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को शॉर्ट में प्यार से हम आईडीटी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो समझना कि डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल और बिजनेस यूनिट्स जो हैं उसकी इनकम पे लगता है, और जिस इंसान की इनकम पे और उसके ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगा है वो टैक्स उसी को पे करना होता है, वो टैक्स उसी को पे करना होता है। वो अपने बदले किसी और को नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये टैक्स तू मेरे बिहाफ पे कर दे, नहीं। जिस पे टैक्स लगा है, जिस पे टैक्स इंपोज हुआ है, वही टैक्स डिपॉजिट कराता है गवर्नमेंट को, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में। तो देखो यहां पे क्या कर रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ पीपल एंड बिजनेस, ठीक है ना, एंड इट इज डायरेक्टली पेड बाय देम टू गवर्नमेंट। लाइक सीए मानव कुमार मिश्रा की जो इनकम है उस पे सपोज करो कि 50,000 का टैक्स बन रहा है, तो दैट 50,000 इज डायरेक्टली डिपॉजिट बाय मी इनटू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। मेरे बिहाफ पे मेरा भाई नहीं करेगा, मुझे ही जमा करानी पड़ेगी। जिस पे इंपोज होता है वही इसको पे करता है, इसका बर्डन मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। एंड इट इज डायरेक्टली पेड बाय देम टू गवर्नमेंट, द बर्डन ऑफ टैक्स कांट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स जो कि इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है, बिजनेस की इनकम पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। इसके अलावा आपके घर वगैरह होते हैं उसके आप हाउस टैक्सेस पे करते हो, जिसको आप लोग म्युनिसिपैलिटी टैक्स भी बोलते हो, प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हो, वो उसका एक एग्जांपल हो जाएगा। जो आप प्रॉपर्टी बेचते हो उस प्रॉपर्टी के बेचने पे जो फायदा होता है उस पे हम टैक्स पे करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। इसके अलावा वेल्थ टैक्स, ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, याद रखना, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स या 1 एमसीक्यू या 1 मार्क्स में इसके पूछ बैठते हैं इसीलिए। फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स इनकम पे नहीं लगता, जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, सामान बेच रहे हैं या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस गुड्स की वैल्यू, उस सर्विसेज की वैल्यू पे लगता है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंपोज्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, बेचा जाता है, तब उस पे क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है। इसका एग्जांपल क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए कई बार हम उसको ड्यूटी भी बोलते हैं। एग्जांपल कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगता है, जब देश के बाहर से, लाइक अमेरिका से कोई सामान हम इंडिया मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जब अमेरिका से वो इंडियन पोर्ट पे एंटर करेगा तो उस वक्त हम जब कस्टम अथॉरिटी से गुड्स को क्लियर कराएंगे तो उस वक्त हमें टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को कई बार हम ड्यूटी भी बोल देते हैं, ठीक है। इट इज पेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन पे करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। इट इज पेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु सप्लाई बोले तो सेल गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल समझाता हूं मैं तुम्हें बहुत अच्छे से, सो दैट तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स समझ आ पाए। कि तुम सब सपोज करो कि बर्गर किंग या मैकडोनल्ड में गए खाना खाने, तुमने वहां देखा दोस्तों के साथ गए कि अरे यार ऑफर चल रहा है ना, कॉम्बो चल रहा है 100 का, ठीक है, कह रहे चल सही है ना, बर्गर ले लेते, फ्रेंच फ्राइज ले लेते, कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगा, 100 रुपए में अपना हो जाएगा, है ना। गए बर्थडे पे, तुमने ऑर्डर प्लेस किया 5 कॉम्बो का, 500 का नोट दिखाया, समझ रहे हो ना यार। तो उसने बोला कि नहीं नहीं सर ये 500 नहीं, इस पे टैक्सेस भी लगेगा 5%। उसने बोला अरे ये क्या बात हुई, आपने बोला बर्गर 100 रुपीज का है, सपोज करो एक ही बर्गर लेते हैं, 500 गोली मारो एक ही बर्गर लेते हैं, आपने बोला बर्गर 100 का है तो 100 लीजिए, ये टैक्स के बारे में आपने क्यों नहीं बोला। कह रहे नहीं देखिए सर, हम जो आपको बर्गर बेच रहे हैं उसकी वैल्यू तो 100 ही रुपए है, मगर सरकार उस पर 5 रुपए जो है टैक्स लगाती है, इसलिए वो कितना हो जाएगा 105 रुपए, और इसीलिए आपको 105 देना पड़ेगा। आपने बोला अरे एक मिनट, बर्गर 100 रुपए का है, सरकार आप पे 5 रुपए का टैक्स लगा रही है, तो ये टैक्स आप हमसे क्यों कलेक्ट कर रहे हो, हमसे 100 रुपए लो, उसमें से 5 रुपए सरकार को दो, 95 रुपीज अपने जेब में रखो। तो समझाते कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता है, सरकार इस बर्गर पे टैक्स लगा रही है और ये बर्गर जो खाएगा, जो कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, हमें उसी वो टैक्स भी उसी को पे करना पड़ेगा। आपने कहा अच्छा, तो आपने उसको 105 रुपीज दे दिए। तो इस पूरे सिचुएशन में देखो बर्गर किंग क्या करेगा कि 105 रुपए उसने आपसे लिया, जिसमें से 100 रुपए बर्गर की वैल्यू और 5 रुपए टैक्स की वैल्यू है। 100 रुपीज तो है वो बर्गर किंग अपने गले में, अपनी जेब में डाल लेगा, और 5 रुपए वो आपके बिहाफ पे सरकार को टैक्स जमा करा देगा, सरकार को टैक्स जमा करा देगा, सही है ना। तो आपने इस पूरे एग्जांपल में ये देखा कि देखो बर्गर किंग जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, ठीक है ना। जीएसटी जो है पेड बाय गवर्नमेंट, पेड बाय बर्गर किंग टू गवर्नमेंट, मगर इट इज कलेक्टेड फ्रॉम हूम, कलेक्टेड फ्रॉम फाइनल कंज्यूमर।
तो इसीलिए बर्गर किंग ने जो 5 रुपए का टैक्स का बर्डन था अपने से किस पे शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर पे, अपने से किस पे शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर पे। तो एक तरीके से देखें तो ये 5 रुपए किसने पे किए हैं, बर्गर किंग ने नहीं पे किए हैं, किसने पे किए, कंज्यूमर ने। मगर कंज्यूमर ने क्या डायरेक्टली सरकार को पे किया, नहीं, कंज्यूमर ने 5 रुपए बर्गर किंग को दिया और बर्गर किंग ने यही 5 रुपए सरकार को दे दिया। सो कंज्यूमर इनडायरेक्टली पे टैक्स टू गवर्नमेंट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। और इसका बर्डन किस पे शिफ्ट होता है, जो फाइनली उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, जो फाइनल कंज्यूमर है उसको बर्डन बेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका अगर मैंने क्या बोला, इट मींस इट इज पेड बाय बिजनेस बर्गर किंग बट इट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है ना। द बर्डन ऑफ आईडीटी कैन बी शिफ्टेड टू फाइनल कंज्यूमर। बात सही है। अच्छा, एग्जांपल्स क्या हो जाएगा इसका, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्कमवेलिंग ड्यूटी, ऐसे करके इसके क्या है एग्जांपल्स हो जाएंगे। एग्जांपल्स याद रखना, पूछ बैठते हैं एग्जाम में। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा खत्म हो गया। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, रेवेन्यू रिसीव्ड। रेवेन्यू रिसीव्ड में क्या डिस्कस कर रहे थे, टैक्स रेवेन्यू। अब अगला पार्ट क्या हुआ बच्चों, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगला पार्ट क्या हुआ, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि सरकार की टैक्स के अलावा जो कमाई है उसकी बात कर रहे हैं। बच्चों याद रखना, जो सरकार की इनकम होती है ना, उसके अंदर सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू। वो क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद ये सारे रेवेन्यूज होते हैं, समझो ध्यान से। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू जनरेटेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम अदर देन टैक्सेस, टैक्सेस के अलावा जो सरकार की कमाई हुई है। तो चलो इन्हीं को डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट रेवेन्यू अदर देन टैक्सेस। एग्जाम्पल, प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं जिसमें सरकार के इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। सरकार की बहुत सारी डिपार्टमेंट है जिनकी अपनी एक्टिविटीज होती हैं, तो उनसे जो सरकार को कमाई हो रही है वो भी क्या है, सरकार के लिए इनकम है। सो प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया। इसके अलावा सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है ना, शेयर्स में, क्या कहते हैं, लोन वगैरह दे रखी हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां से सरकार की डिविडेंड कलेक्शन, इंटरेस्ट की कलेक्शन, रेंटल कलेक्शन, ये सभी सरकार के रेवेन्यू के सोर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकार बहुत सारे फीस फाइन वगैरह लगाती है। सपोज करो कि आपने रेड लाइट जंप किया और आपका ट्रैफिक चालान कट गया, आपने कोई रूल वायलेट किया और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, तो वो फीस फाइन पेनल्टी जो है सरकार के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो फीस फाइन पेनल्टीज एटसेट्रा आर आल्सो द रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इसको ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनो। एक है स्पेशल असेसमेंट और एक है एसचीट। इसका मतलब समझ लो। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है, सरकार ना सपोज करो कि कोई डेवलपमेंट का काम कर रही है एक इलाके में, सरकार ने सपोज करो कि कोई एयरपोर्ट अनाउंस किया और वहां पे उन्होंने एयरपोर्ट बिल्ड करना शुरू किया। जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, या कोई बहुत बड़ा हाईवे जा रहा है वहां से, या कोई बड़ा सा रेलवे स्टेशन बना रही है सरकार, या कोई बहुत बड़े एम्स अनाउंस किया कि इस सिटी में हम एम्स खोलने वाले हैं, इन जगहों पे, इस जगह पे, तो उसके आसपास के जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, उन सब की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहां पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है और उस प्रोजेक्ट के बनने की वजह से आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जा रही है। तो सरकार बोलती है कि प्रोजेक्ट मैंने बनाया, सारी खर्चे मैंने किए और इन सब का फायदा तुम्हें हो रहा है, तो ये जो मेरे डेवलपमेंट वर्क की वजह से जो तुम्हारे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, उस बढ़ी हुई वैल्यू का पे मैं कुछ फीस चार्ज करूंगा। तो इसी फीस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन आया एसचीट। कई बार क्या होता है बच्चों कि कुछ लोग होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, और जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं करते, उनकी कोई विल नहीं होती है, ठीक है ना, और ढूंढने पे भी कोई उनका क्लोज ब्लड रिलेटिव नहीं मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो अपने पीछे इतनी वास्ट अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, वो प्रॉपर्टी जो है वो सरकार अटैच कर लेती है, और जब सरकार अटैच करती है उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके सारे पैसे सरकार की हो जाती है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इस चीज को हम लोग बोलते हैं एसचीट। क्या बोलते हैं हम लोग इस चीज को, एसचीट। इफ अ पर्सन डाइड विदाउट लिविंग एनी लीगल हियर, देन
his property is taken or attached by government and this is the income for government, है ना। गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये रेवेन्यू है, इसलिए इसी रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्चीट बोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे विदेशों से हमारे देश की सरकार को गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट मिलते हैं, कोई डोनेशंस वगैरह मिलते हैं, तो दोज गिफ्ट ग्रांट डोनेशन आर आल्सो सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और इतना सब करने के बाद जो हमने रेवेन्यू बजट पढ़ रहे थे उसका एक पार्ट हो गया हमारे लिए क्या, रेवेन्यू रिसीट, यानी कमाई तो हो गई है, सरकार की कमाई तो हो गई है, मगर अब किसकी बात करेंगे हम लोग, सरकारी खर्चों की बात करेंगे। और वो भी कौन से वाले खर्चे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से वाले खर्चे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या बताया, दीज एक्सपेंडिचर्स नीदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। सरकार के वो सारे खर्चे जिससे ना तो देश में कोई प्रॉपर्टी बन रही है, ना ही देश का कोई कर्जा खत्म हो रहा है, एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टीज है ना, और लायबिलिटी का मतलब कर्जा होता है। तो ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जब खर्च करती है उसी वक्त उसका बेनिफिट जो है वो कंज्यूम हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी। किसी भी तरीके के हमारे एसेट्स, देश में जो एसेट्स एंड लायबिलिटी हमारी, उनके कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इट इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार होने वाला खर्चा है ये। मैं एग्जांपल अगर दूं तो सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हर महीने उनको दी जाने वाली सैलरी हो गई, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर पे जो खर्चा हो रहा है वो, डिफेंस पे जो खर्चा हो रहा है वो, म्युनिसिपैलिटी जो साफ सफाई पे खर्चा कर रही है, ये सब क्या है बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ने जो बोरोविंग्स किए हुए हैं, लोन्स वगैरह लिए हैं, उस पे इंटरेस्ट दे रही हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। और यहां पे आके हमारा बजट का एक कंपोनेंट खत्म हो जाता है, और वो कौन सा कंपोनेंट है बच्चों, रेवेन्यू बजट, ठीक है। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं कैपिटल बजट, ठीक है। कैपिटल बजट में अगेन दो कंपोनेंट है, वन इज कैपिटल रिसीट्स एंड अदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल सोर्स से कहां का पैसा आया और इन पैसों को हमने कहां खर्च किया, ये बात है। देखो जरा यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल बजट की, ठीक है। व्हाट इज कैपिटल बजट? कैपिटल बजट के दो पार्ट होते हैं बच्चों, कैपिटल बजट के दो पार्ट होते हैं। वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर इज कैपिटल रिसीट्स। पहले समझो बच्चों, बहुत सीधा जो वर्ड कैपिटल आता है ना, उसका इंपैक्ट होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी पे। उसका इंपैक्ट होता है किस पे, एसेट्स और लायबिलिटी पे। तो सबसे पहले आई एम डिस्कसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चे, ठीक है। देखो बच्चों, वो सारे के सारे पेमेंट्स, खर्चा मतलब वो सारे के सारे पेमेंट जिनको करने की वजह से मेरी प्रॉपर्टी बन रही है, मेरा वेल्थ क्रिएट हो रहा है, मेरे एसेट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। वो सारी पेमेंट जिनको करने की वजह से मेरे एसेट्स जनरेट हो रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं खर्चों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल भैया देखो, सरकार ने हाईवेज बनाए, सरकार ने पोर्ट बनवाया, एयरपोर्ट्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाए, ठीक है ना, बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनवाए, हॉस्पिटल्स, एम्स वगैरह बनवा रही है। तो इन सब को बनवाने में खर्चा तो आ रहा है ना, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, और इसकी वजह से हमारे जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो क्या कर पाएंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा, है ना। सो दीज आर एसेट्स फॉर अस, और इन्हीं एसेट्स को जनरेट करने के लिए जो हमने पेमेंट किया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या एग्जांपल है कि ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट, विच जनरेट एसेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। या इसका दूसरा एग्जांपल दे लो, इसका दूसरा एग्जांपल देख लो कि सपोज करो कि समझो सरकार के पास ऑलरेडी बहुत सारे कर्जे हैं, जो कब आईएमएफ से लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से लोन रखा है, कुछ फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, ठीक है ना। उन लोन को अगर हम चुकाने बैठे हैं तो सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा, सरकार को क्या करना पड़ेगा,
पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब सरकार जो क्या कहते हैं अलग अलग सोर्सेज से उन्होंने या पब्लिक से जो उन्होंने लोन ले रखा होता है उसको रीपे करती है, उनको पे करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है ना, कर्जा खत्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के दो इंपैक्ट होते हैं, या तो वो एसेट बढ़ाता है या वो लायबिलिटी घटाता है, या तो वो एसेट बढ़ाता है या तो वो लायबिलिटी घटाता है। तो ऐसे खर्चों को ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑल दोज एक्सपेंडिचर जो ना तो एसेट क्रिएट कर रहा है ना लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, उसके बारे में मैंने क्या बताया था, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या बताया, इट क्रिएट्स एसेट्स, यानी ये क्या कर रहा है, हमारे एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है, इट क्रिएट एसेट्स, और इट रिड्यूस लायबिलिटी, या फिर हमारे माथे पे जो कर्जे का बोझ है उसे वो खत्म कर रहा है। तो या तो वो एसेट बढ़ाए या वो लायबिलिटी घटाए, ठीक है ना। अब समझना, जैसे मैंने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने तुम्हें समझाया था कि वो बार बार होने वाला खर्चा, हर महीने, ठीक है ना, हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं, वो बार बार नहीं होते हैं, वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं। एक कर्जे को आप एक ही बार चुकाओगे, प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक ही बार बनेगी, उसके बाद बनेगी तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी बनेगी, है ना। तो इसीलिए ये वन टाइम एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है ना, ये रिकरिंग नहीं होते, ये क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। सो नॉन रिकरिंग इन नेचर। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हमारे इकोनॉमी में एसेट्स बढ़ जाते हैं, एसेट्स को हम लोग कई बार कैपिटल स्टॉक भी बोलते हैं। इट एड कैपिटल स्टॉक, यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है, कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक से मेरा मतलब क्या है, एसेट्स इन इकोनॉमी, ठीक है, इन इकोनॉमी। और इसकी वजह से जब इकोनॉमी में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जब क्या करते, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होंगे तो देश में इन्वेस्टमेंट आएंगी, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इसीलिए बच्चों फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, करंट नीड के लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जरूरी है, मगर अगर आप अपनी इस गरीबी के जाल को तोड़ना चाहते हो, गरीबी के जाल को तोड़ना चाहते हो, तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हमारी जो फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी है वो इनहैंस होती है, ठीक है ना। इसी वजह से आप देखोगे कि अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है क्या कहते हैं स्पेस में इतना नाम कमा रहा है, अब डिफेंस में भी डीलें हो रही हैं, डील्स हो रही हैं, हमारे जो क्या कहते हैं मिसाइल्स वगैरह हैं वो हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, क्योंकि हमारी पिछले सरकारों ने, करंट गवर्नमेंट ने हैवीली इन्वेस्ट किया इन सब चीजों पे, जिसकी वजह से अब हमें उसका और आने वाले सालों में और ज्यादा उसका फायदा होने वाला है। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, 5 साल 10 साल बाद उसका, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद उसका असर दिखना शुरू होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें इसीलिए यहां पे तुम्हें क्या समझाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज एसेट्स। इसका एग्जांपल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, है ना, लाइक कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, हाईवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, डैम्स एटसेट्रा, इन सब पे जो खर्चा हो रहा है ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या दूसरा मैंने क्या बताया, या तो वो एक ए बताया मैंने कि या तो वो एसेट बढ़ाए, बी मैंने क्या बताया, या तो वो लायबिलिटी को कम करे, रिड्यूस लायबिलिटी। इसका एग्जांपल क्या है, रीपेमेंट। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम जो कर रहे हैं वो रीपे कर रहे हैं, रीपेमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग, जो हमने पैसे बोरो किया हुआ है, बोरो किसने, हमने का मतलब सरकार ने, ठीक है ना, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से बोरो किया हुआ है, या सेंट्रल बैंक से बोरो किया हुआ है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, है ना, या फिर कोई क्या कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो किया हुआ है। जब इन्हीं को रीपे कर देती है तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, सही है। तो एक कैपिटल बजट का एक कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है बच्चों कैपिटल रिसीट। दूसरा आपका क्या आता है, कैपिटल रिसीट। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही ना एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ध्यान से देखो, मैंने यहां पे क्या बताया तुम लोगों को,
इस तरफ। मैंने तुम्हें यह बताया कि ये जो है एसेट्स बढ़ाएगा और ये जो है या फिर लायबिलिटी घटाएगा, है ना। मगर कैपिटल रिसीट की जब मैं बात करूं ना, तो मैं इसका मतलब समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते वक्त आप अच्छे बेटे हो, अपने माँ बाप के अच्छे बेटे हो, क्योंकि आप उनके लिए प्रॉपर्टी बना के दे रहे हो, आपने उनके द्वारा लिए गए कर्जों को खत्म कर रहे हो, आप अच्छे बेटे हो, सपूत हो। मगर कैपिटल रिसीट करते वक्त मैं इसको ऑपोजिट एक नेगेटिव वर्ड यूज करता हूं, आप क्या हो, कपूत हो। मतलब कि उतने अच्छे बच्चे नहीं हो बेटा या बेटी, उतने अच्छे नहीं हो। आप क्या कर रहे हो पता है, उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी को बेच मार रहे हो। यू सोल्ड ऑल प्रॉपर्टीज, है ना। कोई जमीन ली थी पापा ने, आपने उसको बेचा है, बेचा है तो एसेट्स गया ना, एसेट्स रिड्यूस हुआ ना। मगर इस एसेट्स के रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास क्या है, पैसे आए। सो कैपिटल रिसीट क्या करता है, इट रिड्यूसेस एसेट्स, एसेट्स को रिड्यूस करता है। या फिर आपने दूसरा काम क्या किया कि कर्जा ले लिया, यहां वहां से, इस ऐप से उस ऐप से आपने कर्जा लिया है, ठीक है ना। तो कर्जा जब लेते हो तो पैसे आते हैं ना, मगर माथे पे क्या चढ़ जाता है, लायबिलिटी, कर्जा चढ़ जाता है, लायबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या बोला, इट रिड्यूस एसेट और इंक्रीज लायबिलिटी। मतलब क्या है कि या तो ये एसेट्स रिड्यूस करेगा, एसेट्स रिड्यूस करेगा, या फिर ये क्या करेगा, लायबिलिटीज को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो ठीक इसका ऑपोजिट गया कि नहीं गया, ठीक इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर का ठीक ऑपोजिट ट्रांजैक्शन क्या है, कैपिटल रिसीट्स है ना। तो समझ में आया। सो कैपिटल रिसीट्स आर ऑल दोज रिसीट्स विच ईदर रिड्यूस लायबिलिटी और विच, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कैपिटल रिसीट्स आर ऑल दोज रिसीट्स विच ईदर रिड्यूस द एसेट्स और इंक्रीज द लायबिलिटीज, इंक्रीज द लायबिलिटीज। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे, ठीक है। अब समझो बच्चों, सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स क्या है, कहां कहां से पैसा आएगा। तो सबसे पहले जो पैसा आएगा वो आएगा उधार लेके, बोरो करके, लोन लेके। और बोरो हम कहां कर सकते हैं, फंड रेज्ड बाय, कौन बोरो करेगा, सरकार बोरो करेगी। फंड रेज्ड बाय गवर्नमेंट, किस चीज के लिए बच्चों, देखो ध्यान से, हमें कर्जा लेने की कैपिटल रिसीट की जरूरत कब पड़ती है, ध्यान समझना, हमें कैपिटल रिसीट की जरूरत कब पड़ती है, हमारे जो पेमेंट्स हैं, हमारे जो पेमेंट है, चाहे पेमेंट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर का, हमारी जो टोटल पेमेंट है, उन टोटल पेमेंट को करने के लिए सरकार की कमाई जब काफी नहीं है, सरकार की कमाई जब काफी नहीं है, तो मजबूरी में सरकार कहां की तरफ जाती है, कैपिटल रिसीट की तरफ जाती है। सिंपल भाषा में मैं बताऊं कि कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल जो रिसीट वाला ट्रांजैक्शन है, हम तब करते हैं जब हमारे टोटल पेमेंट्स एक्सीड द रेवेन्यू रिसीट, जब हमारे रेवेन्यू रिसीट कम पड़ जाते हैं हमारी टोटल पेमेंट को चुकाने के लिए, ठीक है ना। तो मजबूरी में हमें कर्जा लेना पड़ता है, मजबूरी में हमें एसेट्स बेचना पड़ता है। समझ में आई बात। तो देखो जरा यहां पे, फंड रेज्ड बाय गवर्नमेंट टू मीट्स इस एक्सेस एक्सपेंडिचर, जरूरत से ज्यादा, अपनी कमाई से ज्यादा खर्चा कर दिया, तो अब कमाई से ज्यादा जब खर्चा किया है, उसको चुकाने के लिए कर्जा या एसेट्स तो बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बोरोविंग करते हैं। बोरोविंग का पहला सोर्स क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि सरकार जो है थ्रू आरबीआई अपने सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करती है, पब्लिक वो सिक्योरिटी खरीदती है, जिससे पब्लिक का पैसा सरकार के पास चला जाता है, और सरकार जब यही सिक्योरिटी वापस लेगी तो सरकार को ये पैसा वापस करना पड़ेगा। तो सरकार के लिए क्या है, ये लोन है। तो पहला क्या आ गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरा क्या आ गया, सेंट्रल बैंक से वो लोन ले सकती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है, ठीक है ना। मगर याद रखना बच्चों, जब सेंट्रल बैंक से लोन लेगी तो सरकार, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इसके लिए नए करेंसी प्रिंट करती है। तो इसी जब लोन लेती है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग भी, इसी को क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये वाले टॉपिक जो है मैं तुम्हें बैंकिंग चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक हो गया, या फिर लोन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारे हो गए, ठीक है ना। या फिर किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, जर्मनी की गवर्नमेंट से, अमेरिकन गवर्नमेंट से, इन सब से हमने लोन ले रखा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे बोरोविंग जो है हमारे लिए क्या करती है, लायबिलिटी इंक्रीज करती है। तो पहला सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट क्या हो गया कि बोरो कर लेते हैं। दूसरा क्या हो गया बच्चों कि चलो
दूसरा ये हो सकता है कि हमने ना पिछले ईयर्स में किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया होगा। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को भी लोन देती है, और इवन किसी दूसरे देश के सरकारों को भी लोन देती है, ठीक है ना। जैसे कि बांग्लादेश को दिया था, श्रीलंका को दिया है ना। तो क्या कहते हैं, मालदीव्स को, है ना, पड़ोसियों पे हम करते रहते हैं, बड़ी इकोनॉमी है इसलिए, ठीक है ना। तो उन लोन को अब हम रिकवर कर रहे हैं। जब हमने लोन दिया था तो वो एसेट था, अब उसी एसेट्स की हम क्या कर रहे हैं? रिकवरी कर रहे हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा? रिकवरी ऑफ लोन, एंड दिस रिकवरी ऑफ लोन रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन एसेट्स। इस रिकवरी की वजह से क्या होगा? हमारे एसेट जो हैं, क्योंकि जो लोन हमने दिया है वो हमारे लिए एसेट था, जब उसी लोन को हम रिकवर कर लेंगे तो हमारे एसेट्स खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट ग्रांट वेरियस लोन एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। रिकवरी ऑफ सच लोन इज कैपिटल रिसिप्ट एज इट रिड्यूस एसेट्स। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा अदर आ गए हमारे। अदर रिसीट्स में क्या आ जाएंगे बच्चों? दो। अदर रिसीट्स में दो आ जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेचना। एग्जाम्पल के लिए कि सपोज करो कि हाँ, पहले MTNL वगैरह चलता था, या DTC बसेस थी, दिल्ली के अंदर DTC बसेस चलती हैं, तो उसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का पूरा शेयर था, ठीक है ना। फिर उसको उन्होंने क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। क्या कर दिया? कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है। या इवन जो कोई सरकारी कंपनियां हैं उसमें पब्लिक शेयर्स इशू किए और प्राइवेट सेक्टर्स ने उसको खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो यानी कि यहाँ पे क्या करती है सरकार? जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कम करती है, अपनी इन्वेस्टमेंट कम करती है या इन्वेस्टमेंट बेच देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। सेल ऑफ पार्ट, या तो कुछ हिस्सा ही, सेल ऑफ पार्ट और होल शेयर बाय गवर्नमेंट इन किस में? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs। कैपिटल रिसीट्स एज इट रिड्यूस एसेट्स, ये कैपिटल रिसीट है क्योंकि ये हमारे एसेट्स को, सरकार के इन्वेस्टमेंट को कम कर दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो सरकार, जो पब्लिक से उसके स्मॉल सेविंग्स हैं, आपके सेविंग अकाउंट होते हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस में आपके अकाउंट है, और पोस्ट ऑफिस में अपने के सेविंग अकाउंट में आप पैसे जमा करा रहे हो, ठीक है ना। तो जब चाहते हो वो पैसे निकाल सकते हो। तो वो जो स्मॉल सेविंग्स हैं वो सरकार के लिए क्या है? एक तरीके से लाइबिलिटी ही है। तो वही कह रहे हैं कि फंड रेज्ड फ्रॉम पब्लिक इन फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, या फिर गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इशू किया, NSCs खरीदते हैं, है ना, किसान विकास पत्र KVPs खरीदते हैं, ठीक है ना। तो जब वो ही NSC और KVP मैच्योर होते हैं तो सरकार को पैसा वापस करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। तो ये क्या है? गवर्नमेंट के लिए बोरोविंग्स है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहां पे कैटेगराइज करेंगे बच्चों? कैपिटल रिसीट्स में। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई। और यहां पे आके हमने कैपिटल बजट खत्म किया। तो अभी तक के लेक्चर्स में आपने देखा कि हमने क्या किया? कंपोनेंट ऑफ बजट समझा, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट समझा। गवर्नमेंट बजट से मेरा मतलब कौन सा बजट है बच्चों? यूनियन बजट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यूनियन बजट की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं। मैंने बताया रेवेन्यू बजट, मैंने बताया कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट डिस्कस किया हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डिस्कस किया हमने, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट डिस्कस किया हमने, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स डिस्कस किया हमने। और अभी तक का टॉपिक हमारा ये था, ठीक है। अब समझो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के बजट की, ठीक है। हम बात क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट के बजट की। समझना, मैंने गवर्नमेंट के बजट की बात की तुम लोगों के सामने, गवर्नमेंट बजट। इस गवर्नमेंट बजट में दो चीजें हैं, एक है रिसीट और एक है एक्सपेंडिचर। एक है रिसीट और एक क्या है बच्चों? एक्सपेंडिचर है, सही है। अब समझना, जब मैं रिसीट और एक्सपेंडिचर दो पार्ट हैं, दिस इज ए और बी। पहला सिचुएशन क्या है बच्चों? जब गवर्नमेंट की रिसीट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, चाहे, ठीक है ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल, गवर्नमेंट की रिसीट्स जब किसके बराबर होती हैं? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बराबर होती हैं, पेमेंट के बराबर होती हैं। पेमेंट इंक्लूड ऑल दो पेमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट की रिसीट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बराबर होती हैं, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, ऐसे बजट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बैलेंस्ड
बजट। सही है। जब दूसरा सिचुएशन क्या है, जब गवर्नमेंट की रिसीट एक्सीड कर जाए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। ओहो हो, यही तो आइडियल सिचुएशन है। देश में अगर ये हो तो मजे ही मजे हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की रिसीट लाइक 50,000 करोड़ है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर लाइक जस्ट 30 करोड़ है, तो 20,000 करोड़ जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा, 30,000 करोड़ है ना, 20,000 करोड़ जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। दिस इज कॉल्ड सरप्लस बजट। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सरप्लस बजट। सही है। आ ज्यादा रहे हैं, जा कम रहे हैं। एंड थर्ड सिचुएशन क्या है बच्चों, थर्ड सिचुएशन जब है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाते हैं गवर्नमेंट के बजटेड रिसीट से। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है एक्सीड कर जाते हैं गवर्नमेंट के बजटेड रिसीट से, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डेफिसिट बजट। क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिसिट बजट। सैडली ज्यादातर हमारे देश में ये सिचुएशन बनी रहती है। सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और उनको कवर करने के लिए उनके पास रिसीट कम पड़ जाती है। रिसीट कम पड़ गई, रिसीट कौन सी रिसीट, रेवेन्यू रिसीट कम पड़ गई, तो इसी को मीट करने के लिए हमें बोरो वगैरह करना पड़ता है, कैपिटल की तरफ देखना पड़ता है। समझ में आया। तो बजट की ये तीन सिचुएशन बन सकते हैं, बैलेंस बजट व्हेन रिसीट इक्वल्स टू expenditures, surplus budget when receipts are greater than the expenditures, and deficit budget when expenditure exceeds our budgeted receipts। ये तीन सिचुएशन बनती हैं, ठीक है। और यही बातें मैंने समझाया था। तो अब समझना, हमें जो मेन देखना है इस सिचुएशन को देखना है, हमें जो मेन समझना है वो किसको समझना है बच्चों, इस सिचुएशन को समझना है, ये वाले को, ये वाले को। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से शुरुआत होती है किसकी, बजटेड डेफिसिट की। हम कैसे डिफरेंट डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं उसकी शुरुआत होती है, यहां पे आते हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।